कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स चैनल में। INTV करंट अफेयर्स का चैनल है हमारा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे वीकली क्विज से। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किस पर? वीकली क्विज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा लैंडमार्क केस राइट टू प्राइवेसी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बात हो रही है? राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है। और किसके अकॉर्डिंग? तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग को राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। कौन सा आंसर सही आपको लग रहा है इसमें? ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में है नवतेज सिंह जौहर केस, या केशवानंद भारती केस, या पुट्टा स्वामी केस, या फिर मेनका गांधी केस। आइए इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब जो है वो है पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस में क्या हुआ था? पुट्टा स्वामी केस में एक 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था, ठीक है, जिसके तहत कि ये फैसला लिया गया था कि हम लोग जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी हम लोग फंडामेंटल राइट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ था? इससे फायदा ये हुआ था कि जो भी हमारा आधार और उससे संबंधित जो डिजिटल प्राइवेसी है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जो आपके आधार में जो भी डिटेल्स आपके सार्वजनिक किए जाते हैं, जो भी डिटेल आप गवर्नमेंट को या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को प्रोवाइड करते हैं, उसमें निजता कैसे आपकी बची रहेगी, कैसे आपका प्राइवेसी का राइट सेफ होगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल 21 के तहत ये फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे इसमें, ये कौन सा था? पुट्टा स्वामी केस था। ठीक है, ये 2017 में हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को रिट इश्यूज करने की पावर देता है? रिट इशू, रिट जो है 5 तरह का रिट होता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये 5 तरह के रिट जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, वो उसको संविधान की कौन सी धारा उसको ये पावर प्रोवाइड करती है? आर्टिकल 143 या आर्टिकल 226 या आर्टिकल 131 या फिर आर्टिकल 32। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है आपके हिसाब से? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो रिट पिटिशंस है उसके संबंधित। वो क्या है कि पूछा जाता है कभी कभी कि कौन कौन से जो रिट पिटिशंस हो सकते हैं, या फिर निम्नलिखित में से कौन से रिट पिटिशन हैं। तो रिट पिटिशन जनरली 5 टाइप के होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। रिट पिटिशन 5 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सेरिटोरियाई, और पांचवा जो है वो है क्वो वारंटो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये नाम भी आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। इससे क्या होगा कि आपको एक दूसरा क्वेश्चन जो इससे संबंधित बन सकता है उसका आंसर भी आप दे सकते हैं। कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है पिछले SSC के क्वेश्चंस में कि उन्होंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से भी पूछा था। वो क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वो संविधान सभा में काम कर रहे थे, जब वो संविधान की पूरा रूपरेखा तैयार कर रहे थे, उस टाइम पे इसी आर्टिकल 32 को उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ, यानी कि संविधान की आत्मा के रूप में डिस्क्राइब किया था। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने कौन सा आर्टिकल के कौन से अनुच्छेद को या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को उन्होंने हार्ट एंड सोल कहा था। ठीक है, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे संविधान का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर देता है, उसी तरह से आर्टिकल 226
ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को भी रिट पावर्स देता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। जब सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटिशन को हियर करने की पावर की बात करेंगे तो हम लोग जानेंगे वो है आर्टिकल 32। लेकिन अगर हाई कोर्ट को रिट पावर, रिट पिटिशन सुनने का पावर जिससे मिलता है हाई कोर्ट को, वो है आर्टिकल 226। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, नालसा। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। नालसा किस आर्टिकल के मैंडेट पर आधारित है? ऑब्वियसली आर्टिकल की बात अगर हो रही है तो हम लोग यहाँ पे संविधान के आर्टिकल की बात कर रहे हैं। नालसा किस आर्टिकल के मैंडेट पर आधारित है? अब इससे दो क्वेश्चन बनता है। एक छोटा सिंपल क्वेश्चन बनता है, नालसा क्या है? ठीक है, तो नालसा सिंपल है, आप बता सकते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी पेपर्स अगर कोई हो तो उसमें पूछा जा सकता है। अदरवाइज इस जानकारी से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल पर, संविधान के कौन से आर्टिकल पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 39D या फिर आर्टिकल 38? आइए इसका आंसर देखते हैं। ये आर्टिकल जो है, ये जो नालसा का जो मैंडेट है, ये आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 39A में। ठीक है, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड का प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि सभी को न्याय देने के लिए और मुफ्त जो न्यायिक सहायता है वो प्रदान करने का ये अधिकार देता है, और इसी के तहत नालसा बनाया गया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग जान लें। ये कब जोड़ा गया था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। नालसा का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया मैंने, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है, जो कि 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और जितने भी आप देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन ये भी अच्छा बन सकता है कि लोक अदालत जो फॉर्म करते हैं हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो लोक अदालत नालसा के तहत फॉर्म होता है, और नालसा जो है वो 39A के तहत है। इसीलिए हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि लोक अदालत जो है उसकी अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आती है? तो उसका आंसर भी हमारा 39A ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। राज्यसभा और एमएलसी यानी कि जो स्टेट के जो विधान परिषद होते हैं, उनके सदस्यों की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितना होना चाहिए? 35 एंड 35, या 30 30, 25 25, 21 25? ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो राज्य के विधानसभा होती है और लोकसभा होती है, उसके कंपैरिजन में जो राज्यसभा है और विधान परिषद जो होते हैं राज्यों में, उनमें आयु सीमा अलग अलग होती है, न्यूनतम आयु सीमा अलग अलग होती है। इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है दोनों ही केस में, राज्यसभा और एमएलसी दोनों ही केस में हमें ध्यान रखना है कि आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 ईयर्स होती है, यानी कि 30 साल होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर, तो इसीलिए ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 साल जरूरत है, लेकिन वही अगर लोकसभा की जगह हम राज्यसभा कर दें और विधानसभा की जगह विधान परिषद कर दें, तो वो मिनिमम एज जो है वो बढ़ के 30 ईयर्स हो जाएगी। इसी में ध्यान रखने योग्य दो बातें हैं, दो स्टैटिक जीके के पार्ट हैं। वो क्या है कि प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी चाहिए? दैट इज 35 ईयर्स, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हम लोगों को चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अटॉर्नी जनरल के पार्लियामेंट्री राइट्स के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है भारत का, वो
पार्लियामेंट में कौन से पावर्स को अपने एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि कौन से पावर वो वहां पे अपने इस्तेमाल कर सकता है जब हम बात करें पार्लियामेंट की। तो पहली चीज है, कैन पार्टिसिपेट एंड वोट इन ज्वाइंट सिटिंग। जब भी पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त सभा चल रहा हो तो क्या वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और वोट भी कर सकता है। दूसरा है, कैन स्पीक बट कैनॉट पार्टिसिपेट, यानी कि वो कुछ अपनी बातें रख सकता है लेकिन वो कोई भी बहस में शामिल नहीं होगा, कोई भी डिस्कशन में शामिल नहीं हो सकता। कैन ओनली अटेंड सेशन बाय स्पेशल इनविटेशन, यानी कि जब उसे विशेष कर बुलाया जाए उसी टाइम पे वो सिर्फ वहां पर मौजूद हो सकता है, उसे बोलने या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होगा। चौथा क्या है, कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट बट कैनॉट वोट, यानी कि वो बोल सकता है, अपनी बातें रख सकता है पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग में, अपनी बातें रख सकता है, किसी भी बहस का हिस्सा बन सकता है, किसी भी चर्चा का वो हिस्सा बन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है, बताएंगे? देखिए, सही उत्तर है इसमें कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट बट कैनॉट वोट, यानी कि वो वहां पे बातें कर सकता है, अपनी बातें रख सकता है ज्वाइंट सिटिंग में। दूसरी बात क्या बता रहा हूं, वो वहां पे किसी भी चर्चा का हिस्सा बन सकता है, कोई भी बात पे अगर बहस हो रही है तो उस बहस का हिस्सा हो सकता है। बट जब किसी भी विषय पर कोई चर्चा के बाद जब वोटिंग हो रही है तो उस वोटिंग में वो हिस्सा नहीं ले सकता है, संविधान ऐसा कहता है हमारा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और कमिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कुछ एग्जाम के टिप्स अगर हम लोग देखें तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि संविधान का आर्टिकल 76 जो है, आर्टिकल 76 ये ध्यान रखने वाली चीज है, आर्टिकल 76 के तहत ही अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है वो भी हमारा क्या है, संवैधानिक पद है जिसकी व्याख्या संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है। ठीक है, ये कौन होता है अटॉर्नी जनरल? तो अटॉर्नी जनरल बेसिकली चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का मुख्य न्यायिक सलाहकार वो होता है, और इसकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 76 के तहत होती है। प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करता है, ऑब्वियसली सरकार के रिकमेंडेशन पर ही एक प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग में कौन प्रिसाइड नहीं कर सकता? पार्लियामेंट का जब ज्वाइंट सिटिंग हो रहा हो उस समय कौन उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है? ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें जनरली जो है, इसमें हम लोगों के अगर हम यहाँ पे सभी पदों को देखें तो इसमें से जाहिर सी बात है सबसे ऊंचा पद जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति का है, जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है लोग जनरली यहाँ पर इनको एक्सक्लूड कर देते हैं कि ये नहीं, ये तो अध्यक्षता कर ही सकते होंगे, इनमें से कोई आंसर है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है कि जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको एडिशनली यहां पर बता दे रहा हूं कि उपराष्ट्रपति इसलिए अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और ये बात अनिवार्य है संविधान में कि जो भी अध्यक्षता करेगा वो सदस्य होना चाहिए उस किसी भी एक सदन का। ठीक है, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अध्यक्षता नहीं कर सकते ज्वाइंट सिटिंग की। ये बात कहां पर लिखी हुई है? ये बात आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में कौन कंडक्ट करेगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। जाहिर सी बात है इसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, और स्पीकर अगर एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है,
अब सवाल है कि एक चीज और कभी कभी पूछा जा सकता है कि हम लोग पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग करते क्यों हैं। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग तब किया जाता है जब किसी भी मुद्दे पर किसी एक सदन में स्पष्ट बहुमत किसी पक्ष में ना जा रहा हो, चाहे सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं जा पा रहा है तो इसीलिए हम लोग ज्वाइंट सेशन करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन से सब आर्टिकल में सब आर्टिकल देता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सब आर्टिकल जो है वो सिक्किम को स्पेशल प्रोविजंस देता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो विलय के समय पे अपनी कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी, उसी को हम लोग आर्टिकल 370 और 371 के डिफरेंट सब सेक्शंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो सिक्किम के लिए कौन सा स्पेशल प्रोविजन है? आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371G, आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371B। ये ध्यान में रखना है। इसमें इसका आंसर क्या होगा आप बताएं, ट्राई करें। देखिए, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही आंसर है आर्टिकल 371F। अब देखिए, इसको याद रखने का तरीका यह है कि जनरली जो 371 आर्टिकल है वो पूर्वोत्तर राज्यों का जब विलय भारत के संघ में हो रहा था तो उस टाइम पे 371 आर्टिकल को वजूद में आया था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में, यानी कि जब पूर्वोत्तर के कई सारे राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गए थे, उसके बाद सिक्किम हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग आर्टिकल 371 की बात करें तो उसके सब सेक्शंस जो होंगे वो ए से शुरू होके ए बी सी डी ई ऐसे गए हैं, और इसीलिए जो लास्ट वाला है आर्टिकल एफ 371F, ये जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सिक्किम के विशेषाधिकार से। ठीक है, इसी में अगर हम लोग देखें तो जैसे आर्टिकल 371A नागालैंड को विशेषाधिकार देता है, आर्टिकल 371G मिजोरम को देता है और आर्टिकल 371C मणिपुर को देता है। ये भी कुछ एग्जाम टिप्स में आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, G7 समिट अभी हुआ था। G7 समिट 2026 जो फ्रांस में हो रहा है, वो फ्रांस की कौन सी सिटी में शेड्यूल्ड है, यानी कि कौन सी सिटी, फ्रांस की कौन सी सिटी में ये आयोजित किया गया था? क्या G7 का जो समिट है जो 2026 का है? आंसर बताएंगे। क्या वो नाइस था, एवियन था, लियोन था या पेरिस था? कौन से शहर में ये हुआ था? इसका अगर उत्तर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसका उत्तर है फ्रांस के एवियन शहर में इसका आयोजन हुआ था। जो G7 का समिट है वो कहां हुआ था? एवियन शहर में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ एग्जाम टिप्स की बात अगर हम लोग करें तो वो क्या है, G7 के मेंबर्स कौन है? G7 देखिए क्या होता है, G7 जो विश्व के विकसित अर्थव्यवस्था है उनका एक समूह है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। ये 7 देश जो हैं ये मिलके ही G7 बनाते हैं। G7 क्या है? विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या है? यूरोप के देशों का समूह है और वो भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इंडिया जरूर टॉप के 6-7 अर्थव्यवस्थाओं में आता है, बट इंडिया अभी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ये याद रखेंगे। इससे संबंधित अगला क्वेश्चन भी वही है। देखिए, कौन सा देश G7 का मेंबर नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो चौथे नंबर पे है, बट ऊपर अगर हम लोग 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उसमें भारत की गिनती अभी नहीं है, इसीलिए भारत G7 में नहीं है। भारत परमानेंट मेंबर अभी G7 का
नहीं है। उसको सिर्फ क्या किया जाता है, उसको आमंत्रित किया जाता है बाय इनविटेशन। कैसे आमंत्रित करते हैं उसको? बाय इनविटेशन। तो जो इनविटेशन से आते हैं वो प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वो वहां पे बहसों को सुन सकते हैं, बट जब वोटिंग की बात आती है किसी मुद्दे पे तो उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। देखिए, यही इसी का आंसर मैं अभी बता रहा था कि इंडिया जो है वो G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है, G7 एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है। G20 में इंडिया परमानेंट मेंबर है। G7 समिट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन पर फोकस करता है। ठीक है, यही मैं बता रहा था। भारत कई बार स्पेशल इनवाइटी के रूप में, भारत कैसे शामिल होता है इसमें? स्पेशल इनवाइटी के रूप में। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। भारत कैसे शामिल होता है? स्पेशल इनवाइटी के फॉर्म में, स्पेशल इनवाइटी के फॉर्म में आता है। ठीक है, हाँ, अगर G20 की बात हम लोग करें तो उसमें जरूर भारत एक सक्रिय और परमानेंट सदस्य है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है? फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित एक क्वेश्चन है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच किस स्टेडियम में हुआ था? किस स्टेडियम में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं मेट लाइफ स्टेडियम यूएसए, स्टैडियो एज़टेका मैक्सिको सिटी, रोज बॉल यूएसए और बीसी प्लेस कनाडा। ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ये जो भी आपको ऑप्शंस हैं, मैं एक हिंट दे दे रहा हूं आपको, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेडियम है जहां पर कि वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच हुआ था। चलिए इसके आंसर को देख लें एक बार। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका ओपनिंग मैच हुआ था स्टैडियो एज़टेका में। ठीक है, स्टैडियो एज़टेका में। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, किसमें हुआ था? स्टैडियो एज़टेका में। ये कहाँ है? ये मेक्सिको सिटी में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्टेडियम है। क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि देखिए, 1970 का और 1986 का, ये दो वर्ल्ड कप का फाइनल जो है यहाँ पे होस्ट किया गया था। यानी कि इस स्टेडियम में दो दो वर्ल्ड कप के फाइनल्स ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या ध्यान रखना है? मेक्सिको सिटी अकेले इस फीफा वर्ल्ड कप को का मेजबान नहीं है। उसके साथ यूएसए और कनाडा, मेक्सिको के साथ यूएसए और कनाडा, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीन देश मिल के फीफा 2026 का आयोजन कर रहे हैं। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्मेट में हो रहा है। एक्सपेंडेड फॉर्मेट का क्या मतलब है? एक्सपेंडेड फॉर्मेट का मतलब है कि इस बार जितने देश इसमें शामिल हो रहे हैं इतना पहले कभी नहीं हुए थे इनका। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप का जो प्रोसेस है, जो उनका खेलने का, जो उनका ग्रुप के मैचेस होते हैं, जिस तरह से वो आयोजन होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा देशों को इस बार सम्मिलित किया गया है, पहले से ज्यादा सम्मिलित किया गया है। तो इसी चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसी से संबंधित हम लोगों का अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप से ही, क्या है? 2026 फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स और मैचेस होंगे? अभी मैंने आपको बताया कि फीफा 2026 जो हो रहा है वो क्या है? वो एक्सपेंडेड फॉर्मेट ऑफ द प्रीवियस वर्ल्ड कप है। पहले जितना भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसके कंपैरिजन में इस बार क्या हो रहा है? इस बार इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया जा रहा है। तो कितने टीम्स? पहले 32 टीम्स होती थी, तो इस बार कितनी टीम्स हुई हैं और कितने मैचेस हैं? तो आइए इसका आंसर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 48 टीम्स एंड 104 मैचेस। कितना है आंसर इसका? 48 टीम्स और 104 मैचेस। ये ध्यान रखना है क्योंकि पहले 2022 तक के वर्ल्ड कप में 32 टीमें हिस्सा लेती थी। इस बार कितनी हैं?
48 टीम्स है। ठीक है, यानी कि पिछले फॉर्मेट से 16 टीमें ज्यादा हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 98 टू 22 में फॉर्मेट में 32 टीम्स हुआ करती थी, लेकिन 2026 से एक्सपेंडेड फॉर्मेट लागू हुआ है। ठीक है, और इसकी को होस्टिंग कौन कौन कर रहा है? इसकी को होस्टिंग है यूएसए के पास, कनाडा के पास और मेक्सिको के पास, जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीफा 2026 में यूएसए का मैस्कॉट क्लच किस एनिमल को रिप्रेजेंट करता है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रखिएगा, एक आपको इसमें मैं विशेष बात बता दूं कि इस बार आप देखेंगे कि कोई भी विश्व कप होता है या कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसका एक मैस्कॉट होता है। ठीक है, एक मैस्कॉट होता है। लेकिन ये फीफा 2026 जो है, ये भी अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें 3 मैस्कॉट हैं। इसमें 3 मैस्कॉट हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी कभी कभी ट्रिक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन ये है कि फीफा 2026 में यूएसए का मैस्कॉट क्लच किस एनिमल को रिप्रेजेंट करता है? जगुआर, बॉल्ड ईगल, बाइसन या मूस? आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। फीफा 2026 में यूएसए का मास्कट क्लच किस एनिमल को रिप्रेजेंट करता है? आंसर, सही आंसर है इसका, सही आंसर क्या है बताइए? सही आंसर है इसका बॉल्ड ईगल। सही आंसर क्या है इसका? बॉल्ड ईगल। सही आंसर क्या है इसका? बॉल्ड ईगल। ठीक है, अब देखिए बॉल्ड ईगल क्या है, इसे याद रखने के लिए ये एक नेशनल बर्ड है। किसका नेशनल बर्ड है? यूएसए का नेशनल बर्ड है, और उसी को उन्होंने एज ए मैस्कॉट यूज किया है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चीज आपको ध्यान रखना है, बॉल्ड ईगल यूएस नेशनल सिंबल है। ये चीज हमको ध्यान रखना है, एक पॉइंट इसमें से निकलता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बार जो है क्या हो रहा है, खासियत क्या है इस बार की? इस बार की खासियत यह है कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप के 3 मैस्कॉट्स हैं। तो कौन कौन से मैस्कॉट हैं? पहला कनाडा के लिए, जैसा ये को होस्ट कनाडा है, तो उसने क्या रखा है? मैपल द मूज। कनाडा का जो मैस्कॉट है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए, वो है मेपल द मूज। मेक्सिको के लिए क्या है? मेक्सिको के लिए है जायू द जगवार। जायू द जगवार। और यूएसए का तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लच द बॉल्ड ईगल। ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2026 यही चीज यहां पे बता रहा हूं मैं, फीफा 2026 के होस्ट के अलग अलग मैस्कॉट्स डिजाइन किए गए हैं। अलग अलग मैस्कॉट्स डिजाइन किए गए हैं, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, आरईसी और पीएफसी का मर्जर किस सेक्टर के फाइनेंसिंग जायंट के लिए अप्रूव हुआ है? दो सरकारी संस्था हैं, एक आरईसी और दूसरा पीएफसी। इन दोनों को मर्ज किया गया है, और इन दोनों को मर्ज करके किस सेक्टर के फाइनेंशियल जायंट के लिए अप्रूवल हुआ है, ये हम लोगों को बताना है। वो क्या क्या? एग्रीकल्चर के यानी कृषि के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि क्या संचार के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, या पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऊर्जा और विद्युत के क्षेत्र में? कौन सा सही जवाब होगा इसका? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, किन दोनों का मर्जर हुआ है? आरईसी और पीएफसी का मर्जर हुआ है। और ये कहां पर, किसके लिए हुआ है? पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए हुआ है। ये दो संस्थाएं कौन कौन सी थी? आरईसी जो है वो क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, और पीएफसी क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन दोनों को मर्ज करके एक संस्था बनाई गई है, एक संस्था बनाई गई है। और वो किस किस क्षेत्र में काम करेगी? वो काम करेगी पावर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी एक क्वेश्चन आया था,
ब्लू वैली क्लस्टर आसाम और किस इंटरनेशनल एंटिटी का कोलैबोरेशन है? ये मैं आपको बता दूं कि आसाम गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, वो ब्लू वैली क्लस्टर के नाम से वो करते हैं। वो एक स्टार्टअप एंड इनोवेशन कल्चर है, वो एक को प्रोत्साहन देने के लिए एक उन्होंने योजना बनाई है। तो उसमें उन्होंने कौन से इंटरनेशनल एंटिटी का कोलैबोरेशन के साथ किया है असम गवर्नमेंट ने? क्या आसियान देशों के साथ किया है, या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, यूनेस्को के साथ, या फिर वर्ल्ड बैंक के साथ? सही आंसर बताएंगे? चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन के साथ गुवाहाटी में लॉन्च हुआ ब्लू वैली क्लस्टर आसाम और यूरोपियन यूनियन के कोलैबोरेशन से स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को प्रमोट करता है। यानी कि आसाम गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसके तहत क्या हो रहा है, जिसके तहत कि एक ब्लू वैली क्लस्टर जो आसाम का प्रोग्राम है स्टार्टअप्स के लिए, उसी के तहत ये कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, फोकस इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। इनोवेशन पर है यानी कि नवाचार पे है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रीजनल स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। गुवाहाटी जो है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इमर्जिंग इनोवेशन हब है। ठीक है, इसीलिए ये चीज ध्यान रखना है हम लोग को। क्या आंसर है इसका? यूरोपियन यूनियन के साथ असम गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन हुआ है, जिसका नाम है ब्लू वैली क्लस्टर प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? आईएमआई रेसिस्टेंस हाइब्रिड मस्टर्ड किस वीड पैरासाइट के खिलाफ रेसिस्टेंट है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कृषि के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि आईएमआई रेसिस्टेंस हाइब्रिड मस्टर्ड एक डेवलप किया गया है, जो कि कौन से ऐसे वीड या पैरासाइट के खिलाफ रेसिस्टेंट है, यानी कि कौन से वीड के खिलाफ इसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग देखते हैं, आइए। ऑप्शन आपके पास है ओरोबांचे, पैराथियम, थेनियम, कस्कटा और स्ट्रिगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ओरोबांचे। इसका आंसर क्या है? ओरोबांचे। ठीक है, मस्टर्ड इंडिया की इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, ये हम भी जानते हैं। मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सरसों जिसको बोलते हैं। पैरासिटिक वीट प्रोडक्टिविटी को काफी कम कर सकते हैं, बिल्कुल। और हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई है ताकि वो रेजिलियंस इंप्रूव कर सकें, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला सिटी कौन सा इंक्लूड हुआ है? पहला सिटी कौन सा इंक्लूड हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है? इजी कनेक्ट मॉडल। इसके तहत जो सैलानी आते हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो इसके तहत कौन सा पहला सिटी है जिसको इंक्लूड किया गया है इजी कनेक्ट मॉडल में? कौन सा हो सकता है? मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी या वाराणसी? क्या आंसर होगा इसका? कुछ बताएंगे हमको, इसका क्या आंसर पॉसिबल है? इसका सही उत्तर है वाराणसी। इसका सही उत्तर क्या है? वाराणसी। सही उत्तर है वाराणसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम है ये। कौन सा कार्यक्रम? ये इजी कनेक्ट मॉडल जो है, ये किसके तहत, कौन से मंत्रालय के तहत आता है? नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आता है ये। इसमें क्या है कि पैसेंजर कन्वीनियंस और फास्टर ट्रांसफर पर फोकस किया गया है। हब एयरपोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने का प्रयास है, यानी कि जो भी एयरपोर्ट्स हैं वहां से जो दूसरे एयरपोर्ट या देश के दूसरे हिस्से में जाने में जो सैलानियों को थोड़ी समस्या होती थी, उसको ईज आउट करने के लिए, उस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कि इसके लिए ही ये इजी कनेक्ट मॉडल आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जोजिला टनल में कौन सी टनलिंग मेथड यूज हो रही है?
ये ध्यान रखना है हम लोग का। जोजिला टनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। अब ये टनल बनाने में, इस टनल के निर्माण में कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा मेथड यूज किया गया था? जर्मन टनलिंग मेथड यानी कि जीटीएम, या टीबीएम प्राइमरी मेथड, नॉर्वेजियन टनलिंग मॉडल मेथड, या फिर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड? कौन सा मेथड हुआ था यूज? इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग अभी देखते हैं। इसका सही आंसर है न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड यानी कि नेटेम। नेटेम यूज हुआ था। नेटेम क्या है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, ठीक है। इसको इस्तेमाल किया गया था। ये विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा मेथड है। पहाड़ी क्षेत्रों पे टनल बनाने, सुरंग बनाने में बहुत ही लाभकारी है। नेटेम रॉक मास बिहेवियर पे डिपेंड करती है। हिमालयन टनलिंग प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग होता है। और जोजिला टनल जो है वो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। नेटिम मैंने जैसा आपको बताया, नेटिम क्या है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। और ये रॉक मास पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह का रॉक मास हमारे हिमालयन रीजन में पाया जाता है, वहां के लिए ये नेटिम मेथड सूटेबल है और इसीलिए इस मेथड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला टनल की लेंथ और प्राइमरी पर्पस क्या है? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है भाई, वो जम्मू श्रीनगर कनेक्टिविटी को ये करता है, या फिर श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, या फिर बनिहाल बाईपास को जोड़ता है, या फिर मनाली और लेह को जोड़ता है? कौन सा आंसर इसमें से सही है? और उसकी लेंथ भी बताइए। देखिए यहां पर क्या है कि कहीं कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रकार जो है वो है कि लेंथ बताइए, ठीक है। और दूसरा है कि मुख्य टनल यानी कि प्रमुख सुरंग का लेंथ बताइए, ठीक है। तो टोटल लेंथ जब जब हम बात करेंगे तो उस टाइम पे वो 14.15 हो जाएगा, और जब हम मुख्य सुरंग की बात करेंगे तब वो 13.15 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इन दोनों में से जो भी उत्तर उपलब्ध हो उसको हम लोग सही मानेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे, आपको मैंने तो आंसर ही बता दिया आपको यहाँ पर। तो ये कौन सा इसमें सही होगा? इसमें सही है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। 13.15 किलोमीटर जोजिला टनल की लेंथ है, और ये श्रीनगर लेह को सभी ऑल वेदर कनेक्टिविटी देता है। यानी कि जो लेह की कनेक्टिविटी सर्दियों में बर्फबारी की वजह से कट जाया करती थी कनेक्टिविटी उसकी, वो कनेक्टिविटी अब हम लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जोजिला टनल है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है ये हमारे सेना के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये जोजिला पास विंटर में अक्सर बंद हो जाता था, बट अभी ये क्या है कि टनल ट्रेवल टाइम और वेदर डिपेंडेंसी को कम करती है, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? प्रोजेक्ट गंगा भारत सरकार का इनिशिएटिव है ये, प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? पहला राज्य कौन सा है बताइए। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, या वेस्ट बंगाल? इसका आंसर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग प्रोजेक्ट गंगा पर बात करेंगे। प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। यह ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश। ये क्यों किया गया है? ये क्यों किया गया है? प्रोजेक्ट गंगा के तहत क्या होता है? प्रोजेक्ट गंगा जो है वो देखिए, प्रोजेक्ट गंगा डिजिटल इंक्लूजन रूरल डेवलपमेंट का मेजर कंपोनेंट है। यानी कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, उनमें डिजिटल, उनको अगर डिजिटली मुख्य धारा में लाना है तो उसके लिए हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचानी होगी। और उसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पहुंचाने का जो परियोजना की जो योजना है हमारी, उसी को हम लोग किसके तहत करते हैं? प्रोजेक्ट गंगा के तहत करते हैं। ये ध्यान रखना है। अभी शुरुआत में इसका टारगेट क्या है? 20 लाख रूरल फैमिलीज को ऐड करने का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला है सृष्टि किरण किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। सृष्टि किरण, अभी अभी इनका नाम बहुत सारा न्यूज़पेपर्स में आया था, उसी पर संबंधित है ये प्रश्न कि वो कौन से खेल में है। एक हिंट दे रहा हूं, अभी अभी वो जूनियर लेवल पे रैंक 1 हुई है वर्ल्ड में। वो संबंधित कौन से खेल से हैं बताएंगे। वो सृष्टि किरण संबंधित हैं टेनिस से। सृष्टि किरण किससे संबंधित हैं? टेनिस से। ठीक है, अब देखिए टेनिस में इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिया है। जूनियर रैंकिंग फ्यूचर टैलेंट को इंडिकेट करती है और ग्लोबल 13 कैटेगरी से यूथ कंपटीशन से संबंधित है, यानी कि जो अंडर 13 कैटेगरी टेनिस का है वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड टेनिस में, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और विश्व की रैंकिंग इनकी अभी 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कीर्ति चक्र अवार्डी प्रशांत बालाकृष्णन नायर किस मिशन से जुड़े हुए हैं। इनको अभी कीर्ति चक्र मिला है, इनको अभी कीर्ति चक्र मिला है प्रशांत बालाकृष्णन नायर को। ये वो कौन से, भारत के कौन से मिशन से संबंध रखते हैं? मिशन शक्ति, आदित्य L1, चंद्रयान 3 या गगनयान मिशन। इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गगनयान मिशन। ये जो कीर्ति चक्र जिनको मिला है प्रशांत बालकृष्णन जी, इनको, इनका संबंध किससे है? गगनयान मिशन से है। ठीक है, गगनयान मिशन क्या है? इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का मिशन है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। इसरो मिशन को एग्जीक्यूट कर रहा है और कीर्ति चक्र क्या है? गैलेंट्री अवार्ड है। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। गगनयान मिशन क्या है? तो वो सबसे पहला जो भारतीय को स्पेस फ्लाइट में भेजने, स्पेस में भेजने की योजना है। इसरो इस काम को कर रहा है और कीर्ति चक्र क्या है? एक वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइनेंस कमीशन के किस आर्टिकल के तहत और किस आर्टिकल के तहत इनकी स्थापना हुई थी फाइनेंस कमीशन की, और उसके चेयरमैन कौन हैं? फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत और पहला चेयरमैन कौन? दिस इज द क्वेश्चन। कौन से आर्टिकल के तहत हुआ था और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? क्या वो आर्टिकल 324 अपने संविधान का था, या आर्टिकल 279, या 280, 280 के और पहला केसी नियोगी थे, या 280 और एनके सिंह थे? बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए फाइनेंस कमीशन के किस आर्टिकल के तहत और पहले चेयरमैन कौन थे? तो ये अब संविधान की धारा 280 के तहत इसको बनाया गया है फाइनेंस कमीशन को, और इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी। उसके पहले चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी। देखिए फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस को रिकमेंड करता है, यानी कि जो भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें जो केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय लेन देन है, वित्तीय रिकमेंडेशंस हैं, उसके उस रिलेशन पे काम करने के लिए ही किसको बनाया जाता है? फाइनेंस कमीशन को, हर 5 साल पे। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 15वां फाइनेंस कमीशन जो था, जो 2021 से 26 के बीच में था, उसमें उसके चेयरमैन एनके सिंह थे, लेकिन पहले चेयरमैन जो है वो केसी नियोगी है। ये ध्यान रखना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 61st इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 61st अमेंडमेंट किस बदलाव के लिए प्रसिद्ध है? 61वां संशोधन जो हुआ था संविधान में, वो क्यों महत्वपूर्ण था? उसमें क्या हुआ था? क्या उसमें जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ था, या वोटिंग की एज को 21 से 18 घटाया गया था, या पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, या 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था? कौन सा सही जवाब है? इसका सही आंसर है वोटिंग एज को 21 से 18, 21 साल से 18 साल तक किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकार के
को चुनने में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके, इसीलिए एज को 21 से 18 साल किया गया था। ठीक है। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए यह अमेंडमेंट किया गया था। वोटिंग एज रिडक्शन यूथ रिप्रेजेंटेशन को इनकरेज करता है। ये बात मैंने आपको बताया कि वोटिंग एज में अगर हम घटाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो युवा है वो वोटिंग करने के लिए, और जो हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सरकार चुनने की, उसमें वो उसका पार्टिसिपेशन उसका वो बढ़ चढ़कर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड हुई थी? भारत में फंडामेंटल राइट्स की बात तो होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कर्तव्य हैं, बेसिक कर्तव्य हैं देश के प्रति, वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड हुआ था हमारे संविधान में? वर्मा कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था संविधान का, उसके तहत ये ऐड किया गया था। देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर आधारित था। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि ये जो 42nd अमेंडमेंट, ये ध्यान रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ये आर्टिकल 51A से संबंधित है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या क्या बातें हम लोग समझे? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से के रिकमेंडेशन पे हुआ था, 1976 में हुआ था। तीसरी चीज क्या ध्यान में, 42वां संशोधन था हमारे संविधान का। और चौथी बात क्या ध्यान में रखना है, ये आर्टिकल 51A के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत आता है। शुरू में 10 ड्यूटीज थी, शुरू में 10 ड्यूटीज थी, लेकिन बाद में 11वीं ड्यूटी भी ऐड हुई थी। ये ध्यान रखना है। अभी कितने हैं? 10, अभी 11 हैं। पहले 10 थे, बाद में 11वां ऐड किया गया। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल नेटवर्क के इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही मैं आपको बता रहा था कि संविधान में हमारे कुछ अधिकार हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों ही प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए मान्य है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोस अवेलेबल होंगी, आते जाएंगी, वो वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगे। कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए आज के क्विज में। मिलते हैं अगले क्विज में अगले हफ्ते। थैंक यू, गुड बाय।